मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी, भौतिक प्रवक्ता, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटिया थोक गोंडा। आज का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब, वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, द्विध्रुव का मतलब डाइपोल, यानी जिस स्थान पे दो ध्रुव एक साथ हों, अर्थात जब परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को एक अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इन आवेशों से बना हुआ समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिनके बीच की दूरी 2L या L मानी जाती है, क्योंकि एक पॉइंट से हम पहले आवेश की दूरी को L मानते हैं, उसी बिंदु से दूसरे आवेश की दूरी को L मानते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह हो जाती है 2L। तो इसका डिफिनीशन देखिए बच्चों, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत जब दो आवेशों को एक अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इन आवेशों से बना हुआ समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल, उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, चाहे प्लस वाला आवेश लीजिए चाहे माइनस वाला आवेश, ठीक है, तो एक आवेश एवं उनके बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होता है उसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सिंबलाइज करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, प्लस वाला लेते हैं बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त किया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका व्यंजक आपको प्राप्त हुआ 2QL। तो इसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत जब दो आवेशों को एक अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो इन आवेशों से बना हुआ समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तथा वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, जिसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछी जाती है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र भी पूछा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हम इसी फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, P बराबर 2QL से हम P का डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 तो आपका विमाहीन है, 2 आपका विमाहीन राशि है। अब Q आपको पता है, Q बराबर I × T और यह आपका हो गया L। I का विमीय सूत्र कैपिटल A, T का विमीय सूत्र कैपिटल T और L का कैपिटल L। तो ये आपका हो गया
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो आज आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव ध्यान से देखिएगा कि परिमाण में समान, यानी आपके पास ऐसा दो आवेश हो कि उनके आवेशों का मान समान हो, लेकिन उनका जो नेचर हो एक दूसरे के अपोजिट हो। अर्थात परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत जब दो आवेशों को एक अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इन आवेशों से बना हुआ समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। साथ ही साथ वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलॉम मीटर, विमीय सूत्र ATL तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो यह आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको याद रखनी है। तो यह आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब हम वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से दो स्थितियों में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम आपका पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। पहला जो टॉपिक आपका है, यह निगमन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में यानी ट्रांसवर्स पोजीशन में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। अब उसका कुछ नाम भी हम मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी को 2L मानते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर, जहां से पहले आवेश की दूरी L और दूसरे आवेश की दूरी L है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने AB एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया। यह वैद्युत द्विध्रुव इसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, अल्प दूरी 2L। अब हमें क्या निकालना है? अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में क्या हुआ? मतलब कि हम सेंटर के सम्मुख सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। तो AB हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव, O हो गया वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर मैंने एक बिंदु P मान लिया। अब इन दोनों आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने से पहले आपने क्या पढ़ा है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वह है 1/4πε0 Q/r²। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में तीव्रता की गणना करते हैं। तो
अब देखिए क्या करेंगे। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी पता होना चाहिए, जिसमें से हमें L और R दूरी ज्ञात है। तो यह आपका प्लस आवेश है, तो बिंदु B से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। यदि हम R में से L दूरी को कम कर देते हैं तो हमें बिंदु B से बिंदु P की दूरी पता हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करने के लिए यदि हम दूरी R में L को जोड़ देते हैं तो हमें पहले आवेश से बिंदु P की दूरी पता हो जाती है। इतना आपको भाषा में लिखना होगा कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है। केंद्र O से अक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिसकी दूरी R है। अब दोनों आवेशों के द्वारा बिंदु P पर हम उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो इसी फार्मूले की सहायता से हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसे मान लेते हैं E1। तो आपने क्या पढ़ा इससे पहले आपने पढ़ा है कि धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है तथा ऋण आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। जो आपको याद रखना है, धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर, ऋण आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होता है। ये मेरा धन आवेश है, तो धन आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P से बाहर की ओर होगा, तो मैंने मान लिया है E1 है। उसी प्रकार ऋण आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आवेश की ओर होगा, जिसे मैंने E2 मान लिया है। तो सबसे पहले हम E1 और E2 का मान ज्ञात करेंगे इसी फार्मूले की सहायता से। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, अब प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी आपको पता है R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से पहले आवेश माइनस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 बराबर 1/4 पाई, यहाँ पे छूट गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ चिन्ह को छोड़ दिया है, चिन्ह केवल यह दर्शाता है वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को, इसलिए तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हो गया E1 का मान और ये हो गया E2 का मान। मैंने दोनों आवेशों की सहायता से बिंदु P पर उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए हैं। चूंकि आप जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी बढ़ने पर E का मान घटता है और दूरी घटने पर E का मान बढ़ता है। तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कम है, अतः E1 का मान ज़्यादा होगा। तो E1 ग्रेटर देन E2 है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा, दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा।
अर्थात E बराबर E1 माइनस E2 से दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये आपका था इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए बच्चों आगे, अब हम समीकरण 1 और 2 का मान, समीकरण 3 में रखकर बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए आराम से, तो 1/4πε0 के क्यू दोनों में है, तो इस पद को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्यू बटे 4πε0 ये दोनों में था, इसे कॉमन ले लिया गया है। अंदर बचेगा r माइनस यल का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसे हम भिन्न की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने हम सीधे उसको लिख दे रहे हैं 1/4πε0 के, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस r, सही है माइनस है, r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl। तो आगे मेरा क्या है माइनस, तो हो जाएगा माइनस rl स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl। तो स्क्वायर वाले पद सारे कैंसिल हो जाएं, केवल 4rl ऊपर बचेगा और नीचे आपका हो जाएगा लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या देखा कि r दूरी बड़ी है यल दूरी से, r दूरी क्या है, बहुत बड़ी है यल से, इसलिए r स्क्वायर दूरी बहुत बड़ा होगा यल स्क्वायर से। अतः यल स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। तो यल स्क्वायर को छोड़ने के बाद बचा हुआ पद मिल जाएगा 4rl बटे, तो r पावर 4 बचेगा। यल स्क्वायर को आपने छोड़ दिया तो एक r से आपका एक r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा E बराबर Q बटे 4πε0 के 4l बटा r क्यूब, ये मेरा बच रहा है। अब हम 4 को 2 भागों में ब्रेक कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/4πε0 के 2ql इंटू 2 बटे r क्यूब। 4 को मैंने 2 इंटू 2 के रूप में लिख दिया है। अभी आपको बताया गया है जस्ट कि P बराबर होता है 2ql, यानी हम 2ql के स्थान पे P को लिख सकते हैं। तो मेरा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 के 2p बटे r क्यूब। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 ही हमें प्राप्त करना था। समीकरण 4 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को निर्वात या वायु में रखा गया हो तो उसके लिए k का मान 1 होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4πε0 2p बटा r क्यूब। तो निर्वात या वायु में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है 1/4πε0 2p बटे r क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें क्या पता चलता है कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है।
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान बहुत तेजी से घटता है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दूरी बढ़ने के साथ साथ बहुत तेजी से घटती है। अब हमें देखना क्या है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए यहाँ से यह आपने माना था -q आवेश, यहाँ पे आपने माना था +q आवेश, ये आपका था सेंटर पॉइंट से r दूरी पर एक बिंदु P माना था। अब देखिए +q आवेश के वैद्युत क्षेत्र का दिशा बाहर की ओर E1 माना गया था, -q आवेश के कारण E2 आवेश की ओर माना गया था। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो जो आवेश ज्यादा होगा उसी की ओर तीव्रता का डायरेक्शन होता है। तो क्या होगा कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। वैद्युत क्या होगा कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यह दिशा हमें याद रखना, आपके एग्जाम में आता है। तो इस फार्मूले का निगमन आपको याद रखना इसी प्रकार से। सबसे पहले हम इसको हल करने के बाद, पूरा पद सॉल्व करने के बाद हमें यह फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात कर लिया, जिसका व्यंजक हमें क्या प्राप्त हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r³। अब इसकी दिशा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, या फार्मूला भी आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा। तो यदि आपका वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में रखा गया है तो निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 माना गया है। तो फार्मूला हमें क्या प्राप्त हुआ था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। अब पूछता है आपके एग्जाम में एक नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ किस प्रकार निर्भर करती है। तो आपको केवल एक लाइन में लिख देना है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़नी है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, दोनों में से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वो भी 3 नंबर में आएगा निगमन। साथ में सवाल लगा है तो 5 नंबर में हो जाएगा। तो अगला जो आपका टॉपिक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें याद करनी है। तो भाषा आपका वही रहेगा। क्या होगा भाषा? सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव AB मानेंगे। तो यह आपका हो गया AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ आपका -q आवेश, यहाँ आपका +q आवेश। वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर यानी केंद्र O माना गया है। अब हमें निकालना है कि इस सेंटर के लंबवत, r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु P से दोनों आवेशों की दूरी पता होनी चाहिए।
तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी को 2l माना गया था। तो क्या हो जाएगा, सेंटर से पहले आवेश की दूरी l हो जाएगी और सेंटर से दूसरे आवेश की दूरी l हो जाएगी। बिंदु P से दोनों आवेशों को हम मिला देते हैं। बिंदु P से दोनों आवेशों को आपने मिला दिया। मिलाने के बाद आपको मिला APO एक त्रिभुज और दूसरा क्या मिला, OPB दूसरा त्रिभुज। दोनों त्रिभुज समकोण हैं, दोनों क्या हैं, समकोण हैं। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया आधार, कर्ण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग का वर्गमूल। तो हमें क्या मिल गया कि पहले आवेश से बिंदु P की दूरी, यही दूरी दूसरे आवेश से बिंदु P की होगी r² प्लस l²। तो ये आपका AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर मैंने एक बिंदु P माना है। अब यह बिंदु P पहले आवेश से मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। अभी आपको बताया गया कि धन आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का दिशा आवेश से दूर होता है, इसे E1 माना गया था। तो धन आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 ये होगा बाहर की ओर। ऋण आवेश के द्वारा तो क्या बताया गया था, आवेश की ओर होता है। तो ऋण आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का दिशा माना गया था E2, ये आवेश की ओर हो गया है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः इन दोनों को हम वेक्टर वियोजन की सहायता से दो घटकों में वियोजित करते हैं। तो सबसे पहले हम E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे, क्षैतिज कंपोनेंट और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट। तो E1 का ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा और E1 का क्षैतिज घटक ये हो जाएगा E1 cos थीटा। यह कोण थीटा है तो यह कोण भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। इसी प्रकार से हम E2 को दो घटकों में वियोजित करते हैं। अब E2 का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E2 साइन थीटा और दूसरा क्षैतिज हो जाएगा E2 cos थीटा। E2 cos थीटा। तो मैंने E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित कर लिया। E1 का वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा। उसी प्रकार E2 को जब दो घटकों में वियोजित किया गया तो पहला मिला E2 साइन थीटा, दूसरा आपको मिला E2 cos थीटा। चूंकि दोनों आवेश के परिमाण आपस में बराबर हैं, दोनों आवेश के परिमाण आपस में बराबर हैं, अतः बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता का मान भी आपस में बराबर होगा। चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अतः E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। चूंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन भी समान है, अतः इन्हीं घटकों का योग बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान दे पाता है। अतः कैसे निकालेंगे, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का योग ही बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान देता है। चूंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का भी परिमाण आपस में बराबर है, तो लिख देंगे चूंकि E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा। तो यह मान जब यहाँ रखा जाएगा तो हमें मिल जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। ये आपको मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। एक बार फिर देखिए आप, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है,
ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। अब हमें इसी बिंदु P पर दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिणामी मान ज्ञात करना है। तो क्या हो गया, धन आवेश के नाते E1 हो गया, ऋण आवेश के नाते E2 हो गया। E1 और E2 को वेक्टर वियोजन की सहायता से तोड़ने पर हमें मिला E1 साइन थीटा, E1 कास थीटा, फिर क्या मिला E2 साइन थीटा और E2 कास थीटा। चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर होने के साथ साथ दिशाओं में विपरीत होने के कारण वह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु E1 कास थीटा व E2 कास थीटा की दिशा समान होने के नाते इन्हीं दोनों घटकों का योग बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान देता है। अब हम E1 का मान निकालेंगे और कास थीटा का मान निकालेंगे। तो E1 का मान प्लस Q आवेश के नाते था, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी हमें क्या प्राप्त हुई है, √L² प्लस R²। फार्मूला आपको पता है किसी बिंदु आवेश के नाते। तो E1 बराबर 1/4πε0 के तो माना गया है। यह वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। Q बटे फार्मूला होता है R²। यहाँ पे क्या लिखा है, √L² प्लस R² का स्क्वायर होने पे आपका रूट हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा L² प्लस R² ये मिला E1 का मान। अब हमें चाहिए कास थीटा का मान। तो चाहे त्रिभुज आप OAP लीजिए और चाहे OP डी लीजिए, दोनों से हमें कास थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आपका हो गया आधार और ये आपका हो गया कर्ण। तो आधार का मान L है, कर्ण का मान √R² प्लस L²। इन्हीं दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रखकर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए आगे, तो क्या था फार्मूला आपका, E बराबर 2, तो आपका है ये E1 का मान 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L²। ये हो गया E1 का मान, इंटू आपका था कास थीटा। तो ये है कास थीटा का मान। कास थीटा का मान लिखिए L बटे √ का मतलब क्या है कि इनके ऊपर का घात 1/2 है। तो R² प्लस L² का घात हम 1/2 इस रूट को लिख दिया है। अब चूंकि आपके पद समान हैं इसलिए घातों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/4πε0 के 2QL को एक साथ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2QL बटे, यहाँ पे आपका पावर 1 है, यहाँ पे आपका पावर 1/2, तो यह आपका हो जाएगा R² प्लस L² का पावर 3/2 आपका हो गया। फिर अभी आपको बताया गया था कि R दूरी बड़ी है L के सापेक्ष, अतः R² दूरी बहुत बड़ी होगी L² से, अतः हम L² को शून्य भी मान लेते हैं या ऐसे छोड़ देते हैं। तो L² को छोड़ने पर हमें मिल जाएगा 1/4πε0 के इंटू, अभी आपको बताया गया था कि P बराबर होता है 2QL, इसके स्थान पे हम P लिख देंगे। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको मैंने छोड़ दिया तो आपका बचा R² का पावर 3/2
2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। ये आपको फार्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P/R³। ये फाइनल आपका फार्मूला प्राप्त हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के T/R³ होता है। यहाँ से भी यह स्पष्ट है कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान तेजी से घटता है।